हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर 1, मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन, मुगल साम्राज्य का पतन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चैप्टर 1 जो है ये है उसका पार्ट 1 ये वीडियो है, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक चीजें जो है वो जानेंगे कि क्या वजह थी जिसके कारण से मुगल एम्पायर पूरी तरह से जो है वो फिनिश हुआ, और पूरी की पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोग जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहली चीज, मोटे मोटे 3 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। आप पेन और पेपर लेकर बैठिए और नोट्स जो है वो बनाते चलिए। हालांकि आपको अपनी एप्लीकेशन पर नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, ऑलरेडी मैं अपलोड कर दूंगा नोट्स भी। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको 3 बुलेट पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि मुगल एम्पायर का पतन कब से शुरू हुआ। तो पहला पॉइंट, जब से औरंगजेब की डेथ हुई। कब हुई औरंगजेब की डेथ? 1707, 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद से मुगल एम्पायर का पतन होना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। एक्चुअली ये कहा जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा, बट मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना उससे पहले से ही जो है वो शुरू हो चुका था, क्योंकि धीरे धीरे करके उनके रिजर्व जो थे वो खत्म होते जा रहे थे। कोई भी अगर आप एम्पायर देखें, अगर किसी भी पर्टिकुलर एम्पायर के पास जो है वो पैसा नहीं है, रिजर्व नहीं है, राइट, फंड्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे कि आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आपको लुई 16 जो है वो नजर आएगा। तो लुई 16 ने भी यही गलती करी थी कि यूनाइटेड स्टेट्स को फंड प्रोवाइड करा दिया और उसके खुद के पास जो है वो कुछ पैसा बचा नहीं। और जब आपके पास पैसा नहीं बचेगा तो आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है उसको कैसे रन करोगे? आपके सोल्जर्स आपके लिए काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी जो है वो पैसा चाहिए, राइट, सर्वाइव करने के लिए। एवरीवन नीड्स मनी टू सर्वाइव, राइट। तो जब पैसा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली एम्पायर जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हम लोग को जानने मिलती है हिस्ट्री से, क्योंकि बेसिकली हिस्ट्री में आपको सिर्फ ये रिकॉर्ड्स नहीं पढ़ना है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर चलाना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको रन करनी है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हिस्ट्री तो एक ह्यूमन को भी बहुत कुछ सिखाती है, एक कॉमन मैन को, कि एक अच्छी पर्सनालिटी में आपको कैसे डेवलप होना है। तो क्या सिखाया जा रहा है कि जब आपके फंड्स खत्म हो जाते हैं ना तो आपको कोई नहीं पूछता, दैट इज ट्रू, और सब आपको फिर एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, सब आपके ऊपर कब्जा। जैसे हुआ यही ना कि मुगल एम्पायर जैसे ही खत्म हुआ, या जैसे ही मुगल एम्पायर की वीकनेस पता लग गई, तो उसके बाद से मराठास, आसपास के नेबरिंग जो पावर्स जो थी वो रेज होने लगी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मैं ये नहीं चाहता कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, बट कभी कभी हमारे कुछ गलत डिसीजन के कारण क्या होता है कि हमारी फाइनेंशियल पावर जो है वो लो हो जाती है, यानी कि कई बार हम लोग जो है वो फाइनेंशियली डाउन हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस फैमिलीज वगैरह जो होती है, इवन सैलरी वाले लोग भी, राइट, जब ज्यादा लोन्स हो जाते हैं, ज्यादा ईएमआई का प्रेशर हो जाता है, या कभी जॉब छूट जाती है, तो एक व्यक्ति जो होता है वो फाइनेंशियली डाउन हो जाता है। और जैसे ही आप देखें ना, घर परिवार में एक व्यक्ति जैसे ही फाइनेंशियल डाउन होगा ना तो उसकी फिर इज्जत खत्म होने लगती है। सो ये सोसाइटी का ये रूल है, कम्युनिटी का रूल है कि अगर आपके पास पैसा और अगर आपके पास पावर है ना तो ही आपको जो है वो सब लोग सम्मान प्रोवाइड कराएंगे। तो ये गलत नहीं है, ये कुछ गलत नहीं है। इस चीज को पहले ही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझ लो और उसके लिए फाइट करो। और जो एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, ये एग्जामिनेशन आपको सब कुछ दिला देगा जो आप चाहते हो, रिस्पेक्ट, पैसा, पावर, एवरीथिंग, राइट। तो अपने आप को हमेशा पावरफुल बनाने पर फोकस करो, गिरना नहीं है। कोई गलत डिसीजन नहीं लेना जिससे कि आपकी पावर जो है वो रिड्यूस हो जाए, या आपकी जो पैसा जो है आपके पास, आपकी जो सेविंग्स वगैरह है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अपने आप को स्मार्टली जो है वो मैनेज करो। यही सब चीजें तो हिस्ट्री सिखाती है। लोग सिर्फ हिस्ट्री को रटते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और उस रूल्स को जो है वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, तभी तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। वो बोलते हैं ना कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति जो है वो हिस्ट्री, पास्ट में की हुई गलतियों से जो है वो सीखता है। तो अपने पास्ट में की हुई गलतियों से भी सीखो, दूसरों की गलतियों से भी सीखो, और अपने आप को रेगुलर बेसिस पर इंप्रूव करो, राइट। पहला पॉइंट लिखो कि 3 बुलेट पॉइंट्स हैं कि मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन, डिक्लाइन जो है वो कब से शुरू हुआ? 1707, जब औरंगजेब की डेथ हुई। पहला पॉइंट यहां से हम लोग को मिलता है। तब से और तेजी से घटना शुरू हो गया, क्योंकि इसके बाद इनएफिशिएंट रूलर थे। ऐसे रूलर से जो ग्रोथ तो छोड़िए बल्कि और बर्बादी करते रहते थे। बैठकर चिलम जो है वो मार रहे हैं, राइट, डांस जो है वो देख रहे हैं। ऑलरेडी पैसा नहीं है, उसके बाद भी आप एंजॉय करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि खत्म तो हो जाएगा, राइट। समटाइम्स पीपल थिंक ना कि अरे यार अब पैसा तो अब बचा ही नहीं है, जितना बचा कम से कम उतने में अच्छी जिंदगी जो है वो जी लो। दीज आर द फुलिश पीपल, राइट, जो औरंगजेब के बाद हम लोग को देखने को मिले। देन शॉक, मुगल एम्पायर को शॉक्स लगे। कैसे शॉक्स लगे? मराठास ने कैप्चर करना शुरू कर दी, कि मराठास को पता लग गया अब ये वीक हो गए, इनकी औकात नहीं है लड़ने की, अब वी आर पावरफुल नाउ, सो दे हैव स्टार्टेड कैप्चरिंग द टेरिटरीज ऑफ मुगल्स।
मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया, बोलते कि हम नहीं दे रहे अब तुम्हें कोई टैक्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेन इन्वेजन, देखो क्या होता है जब आप अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन नहीं करते हो, सिक्योरिटी मजबूत नहीं बनाते हो, तब बाहर से कोई व्यक्ति जो होता है वो अंदर आकर चीजें खराब कर देता है। इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो डोंट ओपन योर डोर फॉर द आउटसाइडर्स। आपका जो फैमिली का रिलेशन है, फैमिली का मैटर है, या दो लोगों के बीच का जो रिलेशन है, तीसरे को एंटरटेन मत करो, क्योंकि जब कोई तीसरा आता है ना तो तबाही मचाता है, और आपको तीसरे को एंटरटेन नहीं करने देना है। इन लोगों ने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस है, अब आप जैसे इंडिया का मैप देखते हो तो इंडिया के मैप में एक ही रास्ता जो है वो, अगर पुराने समय की बात करें, आजकल तो सी रूट के थ्रू भी हम लोग को देखने को मिलता है कि लोग आ सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है यहाँ पर। पहले लैंड रूट के थ्रू ही जो है वो लोग आते थे, है ना। तो लैंड रूट जो है वो कौन सा बचता है, इंडिया जो है पेनिनसुला है, तीनों तरफ जो है पानी इंडिया में आप लोग को देखने को मिल रहा है, 3 साइड्स वाटर है, राइट। अगर आप इंडिया के मैप को जो है वो देखेंगे तो तीनों तरफ जो है वो पानी आपको जो है नजर आएगा। इस तरफ जो है वो देखेंगे तो चाइना, और ये इस तरफ हिमालय वाला एरिया, जो डिफिकल्ट टेरेन हम लोग को देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट वाला टेरेन देखो या ऊपर हिमालय वाला टेरेन देखो, डिफिकल्ट टेरेन है, वहां से कोई आ नहीं सकता। एक ही जगह बचती है जो एंटर करेगा कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर, वो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र इंडिया के। अब इन लोगों ने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट पर सिक्योरिटी नहीं रखी, नॉर्थ वेस्ट पर सिक्योरिटी नहीं रखी तो पहुंच गए नादिर शाह 1739, लूट मचा दी आकर यहाँ पर। पहुंच गए अहमद शाह अब्दाली, फॉरेन इन्वेडर्स, अफगानी इन्वेडर्स, तो ये सब आकर जो है पहुंच गए। और अब आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नादिर शाह कब आया इंडिया के अंदर, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख लो, 1739 लूट करने आया, 1739। और भी चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में अपन, डोंट वरी। अभी एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो पहले नोट डाउन करते हैं। अहमद शाह अब्दाली कितनी बार आया, 1748 लिखिए, अहमद शाह अब्दाली 1748, 1749, 1752, 1756, 1757 एंड 1759, इतनी बार ही आया। 1 2 3 4 5 6 बार इसने रेड करी इंडिया में आकर। और भी काफी सारे लोग हैं, बात करेंगे सबके बारे में अपन। इससे पहले भी लोग आए थे, राइट, जिन्होंने आकर जब वो लूट मचाई, बहुत कुछ हुआ। तो मुगलों का जो खजाना था वो खत्म होते जा रहा था। खजाना खत्म होने के अलावा पब्लिक के बीच में भी मैसेज जा रहा था कि इनको तो कोई भी आके लूट के चला जाता है। तो कोई भी अगर आपको आकर चमका देना लाइफ में तो ऐसा होने मत देना। समटाइम्स वी बिकम लीनियंट, सोचते हैं कि छोड़ो यार, किसी के क्या मुंह लगना, एक बार के लिए माफी दे दो, बट दूसरी बार सामने वाला उंगली करे ना तो उंगली तोड़ दो। द मेन थिंग इज किसी को एंटरटेन नहीं करना है कि कोई आपके ऊपर उंगली उठाए अननेसेसरली। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि फालतू में लोगों के साथ जो है जाकर फाइट कर रहे हो। समटाइम्स आई हैव सीन पीपल ऑटो वाले से, सब्जी वाले से फाइट कर रहे हैं। भाई आपको क्या मिलेगा ऑटो वाले से, सब्जी वाले से फाइट करके? अगर अपने दुश्मनी करनी है तो बोलते ना कि एक व्यक्ति की पावर जो है वो तब नजर आती है कि उसके दुश्मन को देख करके उसका दुश्मन जो है वो कितना पावरफुल है। आप अगर सब्जी वाले और ऑटो वाले से लड़ते रहोगे तो आपका स्टेटस वैसा है क्या? नहीं। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आपको आगे जाना। दूसरी बात, लड़ाई लड़ना ही क्यों? सामने वाले व्यक्ति अगर बकवास कर रहा है तो छोड़ो, लीव, इग्नोर। बट हाँ, अगर सामने वाला व्यक्ति अगर आपके घर में घुस रहा है तो अलर्ट हो जाओ, सीधे गोली मारनी है। फिर घर में घुसने नहीं देना फालतू लोगों को। अपना घर एक ऐसी प्लेस होती है कि हर किसी के लिए एंट्री नहीं होती है घर के अंदर। आई हैव सीन पीपल एंट्री देते थे, घर के बेडरूम के अंदर एंट्री दे रहे हैं। क्यों भाई? घर के बाहर रखो लोगों को। घर आपका एक पॉजिटिव एनर्जी से बना हुआ है। क्या पता कौन इंसान आपके घर में आके कैसी नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। सिक्योर रहो। और आप तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको अकेले रहना है। इवन व्हेन यू बिकम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यू विल बी अलोन, क्योंकि किंग हमेशा अकेला रहता है। अब किंग का मतलब पावर से है, नहीं तो फिर ये मत बोलना, मेरी काफी सारी स्टूडेंट्स बोलेंगे अरे सर किंग की बात करें, क्वीन का आ गई। किंग फॉर पावर। तो हमने देखा कि फॉरेन इन्वेडर्स आए, लूट बचाने आ गए और लूट बचा ली इन लोगों ने, राइट। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, खुली हुई थी कि जैसे ये जो है वो डाउन हो हम जाकर जो है वो कब्जा कर रहे। सो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके कारण मुगल एम्पायर को शॉक लग गया, हालत खराब हुई मुगल एम्पायर की, राइट। तो मराठास, ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब ये शॉक्स इस प्रकार के, राइट। एंड नेक्स्ट 1740 के बाद तो वीकनेस इनकी इतनी करनी एक्सपोज हुई कि हालत खराब। फिर तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर पूरा कैप्चर बांध दिया था 1740s के बाद से। ईस्ट इंडिया कंपनी और भी जो दूसरी यूरोपियन कंपनी यहाँ पर आई थी,
राइट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इस प्रकार की डच वाली कंपनी, पोर्चुगीज, तो ये सब जो आ गए थे तो उन्होंने आकर अलग ही अपनी लूट मचाना जो है वो शुरू कर दी, क्योंकि कोई तगड़ा रेगुलेटर नहीं था, जितने भी शासक थे वो पपेट थे बस, जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है, जैसा दूसरे यूरोपियन कंपनीज जो है वो इनको बोल रही थी, वैसा ये करते जा रहे थे, राइट, क्योंकि खुद का तो दिमाग था नहीं इन लोगों में, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट पिलर्स थे। अब अपन टाइमलाइन पे आते हैं, स्टोरी पे आते हैं, चलिए आइए। तो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन जो है वो कब से हुआ, जैसे मैंने आपको बताया 1707 औरंगजेब की डेथ से। तो औरंगजेब मर गया कब, 1707, ये ईयर अपन को ध्यान रखना है। अब जैसे ही औरंगजेब मरा, इसके बच्चों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई। औरंगजेब के बच्चे की बात करें तो मोहम्मद मुआज्जम, जिसको शाह आलम की उपाधि मिली है, और बहादुर शाह इसे कहा गया है, टाइटल इसको बहादुर शाह दिया गया है। तो ये तीनों ही चीज लिखो, मोहम्मद मुआज्जम ब्रैकेट में शाह आलम 1 लिखना, शाह आलम 1 लिखना, ब्रैकेट में शाह आलम 1, और फिर बहादुर शाह, किसी को ही बहादुर शाह बोला जाता है। फिर दूसरा इसका बेटा था मोहम्मद आजम, और तीसरा था काम बख्श। तो इन तीनों के बीच में जब लड़ाई हुई कि गद्दी में कौन बैठेगा, तो ये बहादुर शाह जो है वो जीत गया। अब बहादुर शाह जो है वो जीता, फिर बहादुर शाह बूढ़ा था, 63 इयर्स की एज का था, इनएफिशिएंट था, राइट। बट सभी लोग जानते हैं, ये वाली बात तो सभी को पता है कि बहादुर शाह इनएफिशिएंट था, बट इतना भी मूर्ख नहीं था। इसने मराठास, क्योंकि इसको पता था कि मराठास अभी हमारे लिए जो है वो सबसे बड़ा वो है, शौक है, मराठास जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसने क्या किया, मराठास के बीच में, मराठास की फैमिली में फूट डल जाए, इसलिए इन्होंने जिस साहू को कैप्चर करके रखा था उसको छोड़ दिया। अभी वाली स्टोरी वो मराठास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि साहू की क्या स्टोरी थी, याद रखना उस समय अपन कनेक्ट करेंगे वाली स्टोरी। ये बहुत ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि जनरली काफी सारी बुक्स में लिखा है इनएफिशिएंट रूलर था, वो इनएफिशिएंट मान लिया, अरे बूढ़ा था, सुस्त सा था, बट दिमाग तो उसमें भी था, तभी तो गद्दी पे आ गया 63 साल की उम्र में ही। और गद्दी पे आने के बाद मराठा उसके लिए एक शौक था, प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम को उसने डिप्लोमेटिक तरीके से रिजॉल्व करने के लिए साहू को छोड़ दिया। बट किस्मत खराब थी इसकी, लाइब्रेरी के अंदर जो है वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया, ऐसा कहा जाता है कई बार, तो ये मर गया। 1712 में इसकी मौत हो गई। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज कही जाती है कि ये फ्रेंडशिप की पॉलिसी पर बिलीव रखा इसका। फ्रेंडशिप ही तो करनी थी, औकात तो थी नहीं लड़ने की। जब लड़ने की हिम्मत नहीं होती, औकात नहीं होती है, तो एक ही रास्ता बचता है कि एनिमी से दोस्ती कर लो, कि एटलीस्ट आपको कम ही नुकसान पहुंचेगा, थोड़ा बहुत ही आपको सेक्रीफाइस होगा आपका। सो दिस इज, ये हिस्ट्री सिखाती है कि व्हेन यू डोंट हैव पावर देन यू हैव टू काम डाउन। आई हैव सीन पीपल कि साला ना पैसा है ना पावर है, फिर भी आप लड़ जा रहे हो किसी पावरफुल पर्सन से, तो ऐसे में तो निपटोगे ना यार। फर्स्ट वेट, पहले वेट करो। आज की डेट में आप लोगों को, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आज की डेट में आप लोगों को लोग सताते होंगे, बोलते होंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, एक्सप्लॉइट करते होंगे, ना जाने कितने लोगों ने आपको एक्सप्लॉइट किया हो। लिख लो नाम जिन जिन ने एक्सप्लॉइट किया, डायरी बना लो। वेट, उस समय आपको जो है वो फोड़ना नहीं है उनको अभी, क्योंकि अभी आपके पास पावर नहीं है। जिस दिन पावर आएगी, एक एक नाम को निकालना और बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले हाथ जोड़ के आ जाएंगे आपके सामने जैसे ही एग्जामिनेशन आपका क्रैक होता है। तो फोकस ऑन दैट। तो पहले अपन को अपनी पावर जो है वो कैप्चर करनी है, उसके बाद भले कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, बड़ा हमें पता है कि हमारी वीकनेस क्या है। समटाइम्स पीपल डोंट बेसिकली एनालाइज देयर वीकनेस। लोग बाग अपनी वीकनेस को एनालाइज नहीं करते। आपको एनालाइज करना चाहिए। जब यूपीएससी के पर्सनालिटी टेस्ट में जाओगे, यानी कि इंटरव्यू में, तो आपसे पूछा जाएगा कि टेल योर 3 वीकनेस, कई बार पूछ लिया जाता है। अपनी वीकनेस एनालाइज करो। जैसे कुछ लोगों की वीकनेस मेरी है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, तो वीकनेस है, और वो सबसे खतरनाक चीज है। ये किसी भी इंसान की लाइफ में ये चीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड होता है वो अपना बहुत नुकसान करवा देता है, जो मैं हमेशा करवा देता हूँ। बट अभी हाँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ मेडिटेशन के थ्रू। एनीवेज, तो ये जो बंदा है, इसने पैसिफिक पॉलिसी को फेवर किया। किस पॉलिसी को फेवर किया? पैसिफिक पॉलिसी को। ये चीज अक्सर पूछी जाती है कि पैसिफिक पॉलिसी क्या है? फ्रेंडशिप की पॉलिसी है। इसने अपनी नेबरिंग स्टेट के साथ फ्रेंडशिप कर दी, एक्सेप्ट सिख। सिखों के साथ नहीं कर पाया, बिकॉज सिख जो है वो मना कर दिया सिखों ने कि हमें नहीं रखना मुगलों से कोई कॉन्टैक्ट, राइट। सिर्फ सिखों को छोड़कर बाकी सबके साथ जो है उसने फ्रेंडशिप करी।
तो ये वाली चीज भी मैंने आपको बता दी थी कि इसने साहू को जो है वो रिलीज किया, जिस साहू को जो है वो मुगलों ने 1689 से कैप्चर करके रखा था। कब से कैप्चर करके रखा था? 1689 से। उसको इसने रिलीज कर दिया सिर्फ फूट डालने के लिए कि मुगल जो है वो इंटरनली जो है वो डिस्टर्ब रहा है, दैट्स व्हाई। देन अब ये बंदा मर गया बहादुर शाह 1712 में। अब इसके बहुत हरामखोर 4 बेटे थे। मतलब मैं 4 बेटों को गाली इसलिए बक रहा हूं क्योंकि द पॉइंट इज कि बाप मर गया है बट साले गद्दी के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। इन्होंने अपने बाप को जो है वो अभी उस कब्र नहीं दी, मरा हुआ था बहादुर शाह 1 महीने तक, उसकी बॉडी को कब्र नहीं मिली 1 महीने, फॉर अ मंथ, क्योंकि ये 4 गधे इसके बच्चे आपस में लड़ रहे थे गद्दी के लिए। क्योंकि होता ये है ना कि फैमिली में जो व्यक्ति जैसी चीज देखेगा फैमिली में देगा। क्या किया बहादुर शाह ने? बहादुर शाह ने भी तो लड़ाई करी अपने भाइयों के साथ। बहादुर शाह ने भी लड़ाई करी अपने भाइयों के साथ। मोहम्मद मुआज्जम शाह आलम उर्फ बहादुर शाह, तो इसने भी लड़ाई करी अपने भाइयों के साथ। तो जो देखेगा बच्चा वैसे ही तो निकलेगा, वही करेगा। हुआ ये कि इसके 4 बच्चे, क्या क्या नाम है 4 बच्चों का लिख लो। जहंदर शाह पहला जो जीता था, जहंदर शाह, इसके बारे में भी बात करेंगे। जहंदर शाह। दूसरा आजिम उस शान, आजिम उस शान, पहला जहंदर शाह, दूसरा आजिम उस शान, और तीसरा रफी उस शान, तीसरा रफी उस शान, और चौथा जहां शान, जहां शान, जहां शान। तो ये 4 इसके लौंडे थे, आपस में इनके बीच में जो है वो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, और लड़ाई में जो है वो जीत गया जहंदर शाह। जहंदर शाह लड़ाई में जीत गया, और किनकी मदद से जीता? जुल्फिकर खान की मदद से जीता। लिखो, जहंदर शाह वॉन द बैटल विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकर खान। और जुल्फिकर खान जो था वो लीडर था ईरानियन पार्टी का। किसका लीडर था? ईरानियन पार्टी का। अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है अबाउट इधर? अब सुनो, मुगल की कोड है या फिर किंग की कोड के बारे में तो आपको पता होगा। किंग की जो कोड होती है, जैसे लेट्स टॉक अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सभी को पता है ना काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। क्या प्राइम मिनिस्टर अकेले ही पूरा काम करते हैं? क्या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्या अकेले ही पूरे काम करते हैं? नहीं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उनके कैबिनेट होते हैं, राइट, जो मिलकर डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं। वैसे ये नोबल्स हैं, किंग की कोर्ट में नोबल्स हैं। अब ये नोबल्स भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ये फैक्ट ध्यान में रखो, ये नोबल्स जो थे वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक ग्रुप था ईरानियों का। किनका ग्रुप था? ईरानियों का। ये लिख लो, काफी काम की चीज है, ये मेंस में भी आती है, प्रीलिम्स में भी आती है। एक ग्रुप है ईरानियों का, दूसरा ग्रुप है तौरानी का। ईरानी के नाम से मैं आ गया ना, ईरान का ग्रुप है, ये ईरान वाले लोग हैं। एक ग्रुप है तौरानी, तौरानी सेंट्रल एशिया वाले। कौन से? सेंट्रल एशिया वाले, ये फैक्ट ध्यान रखो। एक ग्रुप तौरानी सेंट्रल एशिया, एक ग्रुप हिंदुस्तानी है। अब ये हिंदुस्तानी वाले में लिख लेना कि वो हिंदूज जो मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गए, द हिंदूज हु गॉट कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम्स, तो ये हिंदुस्तानी ग्रुप। और एक अफगानिस्तानी ग्रुप, जो अफगान वाले। तो ये 4 ग्रुप्स थे, और ये 4 ग्रुप्स के बीच में आपस में लड़ाई होती थी। अब ये 4 ग्रुप, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए आपस में लड़ती रहती है। वैसे ये सेम चीज कि भाई हमारी पार्टी का लीडर जो होना चाहिए, हमारी पार्टी जो है वो सपोर्ट करे किसी व्यक्ति को जो किंग बने, जिससे कि इनके डिसीजन को जो है वो किंग फेवर करे, दैट्स व्हाई। तो जहंदर शाह कौन है? जहंदर शाह रिकॉल किया करो, बहादुर शाह का बेटा, नालायक बेटा, जिसने अपने बाप को 1 महीने तक जो है वो कब्र नहीं दी थी। तो जहंदर शाह ने जुल्फिकर खान की मदद से जो है वो इनको हरा दिया, अपने भाइयों को, और हराने के बाद सत्ता पे आ गया। बट इसकी भी किस्मत खराब। अरे देखो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म तक जो है वो कमजोर दिमाग वाले लोग सर्वाइव नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म तक। अब हुआ ये कि अब इसका जहंदर शाह का जो भाई है आजिम उस शान, आजिम उस शान, अब जब ये आजिम उस शान और जहंदर शाह की लड़ाई, तो बेटा तो बाप का बदला तो लेगा ना। तो बेटा जो था, जिसका नाम है फारूक शियार, इसने अपने बाप का बदला ले लिया। इसने जहंदर शाह को जो है वो मार दिया सैयद ब्रदर्स की मदद से। सैयद ब्रदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सैयद ब्रदर यही है। अब सोचो आप कि सैयद ब्रदर मतलब नोबल, और ये हिंदुस्तानी कैटेगरी के। किस कैटेगरी के? हिंदुस्तानी ग्रुप के हैं ये नोबल, सैयद ब्रदर्स।
इन्होंने हेल्प करी फारूक शियार की और जहंदर शाह को निपटा दिया, राइट। किसने? फारूक शियार ने सैयद ब्रदर की हेल्प से जहंदर शाह को निपटा दिया। ये पॉइंट पहले। तो सैयद ब्रदर्स जो थे बाद में जाकर उन्होंने फारूक शियार को ही मार दिया और ये पूरे नोबल्स में तहलका मच गया कि ये भाई इस प्रकार के, इन्होंने तो राजा को ही मार डाला। और इन्होंने राजा को मारकर दूसरे राजा को जो है वो बिठाया, फिर तीसरे को बिठाया। मतलब उस राजा को बिठा रहे थे जो राजा इनकी डिमांड्स को फुलफिल करे। अब ये चीज ही तो देखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हमें नजर आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पपेट रूलर्स को बिठाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हीं से सीखा था कि यार गेम तो इस प्रकार से भी खेला जाता है। तो सैयद ब्रदर्स क्यों मारा इन्होंने फारूक शियार को? दैट इज द क्वेश्चन। क्यों मारा इन्होंने फारूक शियार को? अब देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है। गद्दी पे बैठाने वाले फारूक शियार, ठीक है, दीज आर पावरफुल पीपल, स्ट्रेटेजिस्ट थे ये। गद्दी पर फारूक शियार को इन्होंने बैठा दिया। अब यार थे फारूक शियार के पास, खिला दो जरा, गाड़ी पेट्रोल खत्म हो गया, पैसे चाहिए। अब एक चीज सोचो कि किंग है, किंग की कोई इज्जत ही नहीं। सैयद ब्रदर्स जब आए तब आकर उससे पैसा छीन के ले जाते थे। सब पब्लिक देख रही है, पब्लिक को पता लग रहा है कि फारूक शियार की तो कोई औकात नहीं है, जो भी पावरफुल है यही है। फारूक शियार आ रहे हैं, गाड़ी फारूक शियार कहीं जा रहा है अपनी गाड़ी से, इसको रास्ते में रोक लेते थे, चल रहा गाड़ी की चाबी पैदल जा, हम जाएंगे गाड़ी से। बेइज्जती, पॉइंट इज बेइज्जती। और अपार्ट फ्रॉम दैट फारूक शियार को दूसरे ये भी तो नोबल्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, हिंदुस्तानी के अलावा अफगानिस्तानी, तुरानी, ईरानी। तुरानियों ने निपटाया था सैयद ब्रदर्स को, अभी आगे चल के अपन बात करेंगे पार्ट 2 में। बट देखो, आप गेम देखो, फारूक शियार का कान भरना शुरू कर दिया दूसरे नोबल्स ने कि बेटा तुमने जो है वो सांप को पाल लिया है, ये तुम्हें निगल लेगा। क्योंकि होता क्या था कि फारूक शियार को ये डर लगा रहता था कि कहीं ये सत्ता से ना हट जाए। अब फारूक शियार ने वो क्या किया, सैयद ब्रदर्स को अलग किया इनके कहने पर, इनके इन्फ्लुएंस पे, रॉयल कोर्ट के नोबल्स जो है उनके इन्फ्लुएंस पे। एक को कहीं भेज दिया, एक को कहीं भेज दिया, तो पता लग गया सैयद ब्रदर्स को कि ये शाड़ा बन रहा है साला। सैयद ब्रदर ने जाके उड़ा दिया फारूक शियार, और जैसे ही उड़ाया सब कांप उठे कि किंग मेकर्स आर किलिंग द किंग। किंग मेकर, किंग को बनाने वाला व्यक्ति किंग को मार रहा है, बाप रे। सो दे गॉट, एवरीवन गॉट स्केयर्ड, एंड व्हेन एवरीवन गॉट स्केयर्ड, उनके दिमाग में भी आ गया कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं। सो दे हैव स्टार्टेड प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट द किंग। तो सोचो, उस एम्पायर के जिसके किंग ही जो है वो उसके खुद के नोबल्स के द्वारा मर रहे हैं, उसके मिनिस्टर्स के द्वारा मर रहे हैं, तो क्या औकात बच गई एम्पायर की? खत्म। इंटरनल क्राइसिस, दिस इज द इंटरनल क्राइसिस जो मुगल एम्पायर में आपको ध्यान रखना। फॉरेन इशू तो था, फॉरेन इन्वेजन था, बाहर से लोग आ रहे थे, यहाँ तो अंदर का ही स्ट्रक्चर है, अंदर का ही ढांचा हिला हुआ है। इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस। इट इज बिकॉज ऑफ अनसाउंड किंग्स, अनसाउंड माइंड वाले किंग्स। दिस इज द पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे जहंदर शाह का जो भाई था आजिम उस शाह, उसका बेटा था फारूक शियार। फारूक शियार ने जहंदर शाह को निपटा दिया सैयद ब्रदर की मदद से, जो कि हिंदुस्तानी मुस्लिम्स थे, राइट, हिंदुस्तानी पार्टी के थे। और फारूक शियार ने जो है वो जहंदर शाह को मार दिया, खुद राजा बन गया। इवन एक और चीज, एक कुछ फैक्ट भी लिख लो आप, फारूक शियार वही व्यक्ति है जिसने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स प्रोवाइड किए हैं। 1717 में, ये अपन आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक फिर रिपीट होगा, बट अभी के लिए लिख लो कि 1717 में फारूक शियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स प्रोवाइड किए, और 1716 में इसने बंदा बहादुर को भी मार दिया। ये वाला फैक्ट भी लिख लो, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज है। और सैयद ब्रदर्स कौन से उनके नाम भी लिख लो आप। सैयद ब्रदर जो है, एक है हुसैन अली, एक का नाम है हुसैन अली, दूसरे का नाम है अब्दुल्ला खान। एक का नाम है हुसैन अली, दूसरे का नाम है अब्दुल्ला खान। इन दोनों ने मिलकर फारूक शियार को भी निपटा दिया। क्यों निपटा दिया, तो उसका मैंने आपको आंसर नहीं दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो फारूक शियार ने इन दोनों व्यक्तियों को जो है वो, मतलब इन दोनों व्यक्तियों की हेल्प से फारूक शियार किंग बनाया, तो ऑब्वियसली बात है कि उससे कुछ ना कुछ तो लेंगे।
तो स्टार्टिंग की गलती है ये। देखो देखो पॉइंट इज, जो आपको सीखना है यहाँ पर, फारूक शियार मरता नहीं अगर ये गलती नहीं करता तो। व्हेन समबडी हेल्प यू ना, तो उनको सर पे मत चढ़ाओ, ठीक है। अब देखो आपको लगेगी अनएथिकल बात ये मेरी, है ना, बट इट इज ट्रू। जब जैसे एग्जांपल के तौर पर राइट नाउ यू डोंट हैव मनी, राइट, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए या अच्छे गाइडेंस पाने के लिए, होता है ना कई बार लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मुझे अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है, मॉनेटरी फंड आपको प्रोवाइड करा रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो व्हेन यू बिकम पावरफुल ना, वो व्यक्ति वापस आएगा और फिर आप उसको मना नहीं कर पाओगे। सो द पॉइंट इज, फारूक शियार ने सैयद ब्रदर को एक अच्छी पोजीशन पे दे दिया। अब भाई देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? एटीट्यूड ही नहीं है। फारूक शियार, सैयद ब्रदर आए नहीं, आइए बैठिए। जब आप सामने वाले को इस तरीके की रिस्पेक्ट देने लगते हो ना, एग्जाम्पल, जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे, वो स्टेट का ऑफिस है, वो एक पावरफुल पोजीशन है। आपका कितना भी गहरा दोस्त क्यों ना हो, बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आप अपनी सीट से उठकर थोड़ा ना उसको उठाओगे कि आप बैठ, बिकॉज दिस इज योर पोजीशन। ये गलती बेवकूफ फारूक शियार ने करी। जब ये लोग आते थे तो पहले खुद सम्मान देने लगता था, और जब खुद सम्मान दोगे तो फिर इज्जत नहीं बचेगी भाई। याद रखना, सम्मान एक हद तक देना जरूर सही रहता है। हद से पार किसी को सम्मान दे देते हो ना, सामने वाला सर पे चढ़ जाता है। सर पे चढ़ गए थे, और ये जानते भी थे ना हम बहुत पावरफुल है, हम तो जब चाहे तब इसको चाकू घोप देंगे। इनको पता था अच्छे से, क्योंकि आपने वो लगाम छोड़ी। आपके पास बहुत पावरफुल लोग होंगे, वेरी पावरफुल, मस्कुलर देन यू। जैसे फॉर आपके गार्ड्स, जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे तो आपकी गार्ड्स के हाथ में तो बंदूक ही रहेगी ना। जब आप आईएएस ऑफिसर रहोगे वो तो आपको भी मार सकते हैं, बट क्यों नहीं? बिकॉज आपका वो एटीट्यूड। किसी को अपने पास झुमाना नहीं है। समटाइम्स व्हाट पीपल डू द मिस्टेक, किसी को भी अपने पास बिठा लेते हैं, झुमा लेते हैं, फिर वो सामने वाला बदतमीजी करता है तो बोलते देखो ये कितना हरामखोर व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है। आपकी गलती है। आप जैसा एटीट्यूड सामने वाले के साथ रखोगे वही चीज आपको मिलेगी। अगर आप अपना प्राइड वाला एटीट्यूड रख रहे हो तो पीपल विल रिस्पेक्ट यू लाइक दैट, या फिर आपको बोलेंगे कि ये तो बहुत अकड़ वाला है, बोलने दो, दैट इज गुड। कम से कम आप उसको सामने वाले को इज्जत दे रहे हो, तो इज्जत देने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला जो है वो सर पे चढ़ जाए। दैट्स व्हाई इनिशियली मैंने कहा था कि घर के अंदर लिमिटेड लोगों की एंट्री होनी चाहिए। आई हैव सीन पीपल किसी को भी घर में बिठा लेना, क्यों? इट इज योर होम, एंड इट्स नॉट योर होम राइट नाउ, इट्स योर फादर, या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वहां पर रह रही है, एंड आप उन्हीं को लेकर आओगे ना कि जो थोड़े रिस्पेक्टफुल हो, और वो भी एकदम बेडरूम तक नहीं भाई, ड्राइंग रूम क्यों बनाया जाता है? आप बाहर बैठे, चाय पिए, पानी पिए, एंड वहीं से वापस जाए। फारूक शियार, सैयद ब्रदर इसको अपने महल के अंदर लेके जा रहा है, बोल रहा है कि एंजॉय करो चलो। अब वहां के तो जितने भी उसके नौकर है, पता लग गया कि यार ये सैयद ब्रदर है, ये जो भी है, किंग तो उसके पैर छू रहा है सैयद ब्रदर के। क्यों? अब जब ऐसी हरकतें करोगे तुम तो पिटोगे तो सही ना, पिटे, मर गया फारूक शियार। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द होल स्टोरी अभी तक की। फिर सैयद ब्रदर से हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई होगी एक अच्छी, और स्टोरी की तरह देखो। और सिविल सर्विसेज आपसे ये नहीं चाहता है कि आपको हर एक फैक्ट जो है वो याद रखना है। सिविल सर्विसेज आपसे चाहता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है वो आपको सीखना है हिस्ट्री से। लोग गलती करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हर कुछ फैक्ट जो है वो देखने लगते हैं। तो अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये पूरे वीडियोस है वो आपके अपलोड होंगे इसी प्रकार की क्वालिटी में, राइट। तो आप को जो भी सजेशन देना है आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो, या फिर मेरे नंबर व्हाट्सएप पर 9713282838, मैं रिपीट करता हूँ 9713282838, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप डालकर फीडबैक भी अपना दे सकते हैं, ठीक है। चलो फिर साइन ऑफ कर रहा हूँ। ये पहला पार्ट था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है मिलते हैं और इसके आगे का जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद।